हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रा के बारे में। ठीक है। सबसे पहला दर्रा हम लोग देखते हैं क्या, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में हम लोग पता करते हैं क्या है ये। तो ये जम्मू कश्मीर के पीर पर पंजाल वाला जो रेंज है वहाँ पर है। और पीर पंजाल पता है आपको कि ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ये जम्मू और कश्मीर को जोड़ने जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है। जम्मू श्रीनगर के राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है 44 इसी दर्रे से होकर जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बनिहाल दर्रा के बारे में, तो बनिहाल दर्रा के बारे में याद रखिएगा कि NH 44 इसी से गुजरता है। जवाहर सुरंग इसमें है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का कार्य करता है और पीर पंजाल में स्थित है, जो पीर पंजाल वाला रेंज है उसमें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जोजिला दर्रा के बारे में। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये कहाँ स्थित है, जास्कर श्रेणी में, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जास्कर श्रेणी पता है आप लोगों को, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीर पंजाल दर्रा के बारे में। ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और ये लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय या मिडिल हिमालय जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बुर्जिल दर्रा के बारे में। ठीक है। यह बृहद हिमालय में स्थित है, मतलब ग्रेट हिमालय में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। जो गिलगित बल्टिस्तान वाला जो इलाका है पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। लद्दाख के जो प्रमुख दर्रा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लद्दाख के जो प्रमुख दर्रा है उसमें काराकोरम, दिप्सांग, लानकला, खारदुंगला और चांगला। ये भारत और चीन का जो रास्ता है उसको जोड़ता है, मतलब भारत को और चीन को जोड़ता है। ये दर्रा होता क्या है ना, पहले इस बात को ध्यान रख लीजिए। एक सकरा वैली टाइप होता है जो दो जगह को आपस में जोड़ता है। तो लद्दाख में कौन सा है, काराकोरम है, दिप्सांग है, लानकला है, खारदुंगला है, चांगला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बारालाचा के बारे में। यह बृहद हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह और मनाली को जोड़ता है। जब आप घूमने के लिए लेह और लेह से जब मनाली जाते हैं या मनाली से लेह जाते हैं तो आपको इसी दर्रा से होकर जाना पड़ता है, जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में है और ग्रेट हिमालय का पार्ट है। आगे देखते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, तो उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट दर्रा है उसमें है माना, नीति और लिपुलेख। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आइएगा, उसमें भी आपको दिखेगा, मतलब पश्चिम से आप पूर्व की तरफ जब जाइएगा उत्तराखंड में तो पहले आपको माना मिलेगा, उसके बाद नीति दर्रा मिलेगा, फिर लिपुलेख मिलेगा। एक माना दर्रा में एक माना गांव है, ठीक है, वो चाइना के साथ ही लगता है और ये इंडिया का सबसे लास्ट विलेज के रूप में भी जाना जाता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में याद रखिएगा माना, नीति और लिपुलेख। और इसका क्रम भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ जब आइएगा तो पहले माना मिलेगा, फिर नीति मिलेगा, फिर लिपुलेख मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आ जाते हैं, सिक्किम में कौन कौन सा है, तो सिक्किम में जो इंपॉर्टेंट है वो नाथुला है और जेलेपला है। तो नाथुला जो है ये भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, और जेलेपला ये आप रेशम मार्ग के नाम सुने होंगे। प्राचीन भारत में रेशम मार्ग का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए जाता था यूरोप की तरफ। तो ये जेलेपला दर्रा है। अब हिमाचल प्रदेश के जो दर्रा है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे। एक जो है वो बारालाचा है, बारालाचा लेह और मनाली को जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद रोहतांग दर्रा है, ये मनाली और लेह को जोड़ता है, और सिपकिल्ला शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। तो तीन याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, रोहतांग और सिपकिल्ला। फिर हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पर है बोमडिल्ला और दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है ये क्या करता है ना, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। और ये बोमडिल्ला जो है ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत में ल्हासा का नाम सुने ही होंगे, जो बौद्ध मॉन्क और बौद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तिब्बत का ऐसे राजधानी भी बोला जाता है ल्हासा। तो बोमडिल्ला और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हम लोग बात करेंगे मणिपुर का। मणिपुर में कौन से दर्रा है, तो मणिपुर में है तुजू दर्रा, और मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ये जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, और मणिपुर और म्यांमार तो सटा ही हुआ है, तो मणिपुर में तुजू दर्रा का नाम याद रखिएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग का दर्रा का सेक्शन खत्म हो जाता है और आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, जिसको ग्रेट गंगेटिक प्लेन भी बोला जाता है। इसका निर्माण प्लेस्टोनिस हिमयुग के उपरांत होता है। प्लेस्टोनिस एक हिमयुग था, मतलब इस समय में सब कुछ जम गया था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। उसके बाद इसका निर्माण होता है, जो गंगा के मैदान है या उत्तर भारत का जो मैदान है उसका। इसका निर्माण कैसे होता है ये बात ध्यान में रखिएगा। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप के द्वारा निर्मित होता है। तीन नदी था, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदी जो निक्षेप, जो जलोढ़ मिट्टी था उसको बहाकर इधर लाता है और इधर जमा कर देता है, और इनसे बनता है भारत का उत्तरी मैदान। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ जाइएगा तो 3200 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइएगा तो 150 से 300 किलोमीटर तक मिलेगा।
और इसका जो डेप्थ है ना वो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक, मतलब 1 से 2 किलोमीटर तक आपको डेप्थ मिलेगा इस जलोढ़ मिट्टी का। उत्तर के जो मैदान हैं, उत्तर के मैदान के 3 भाग हैं। अब उत्तर के मैदान के 3 भाग कौन कौन सा है इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। पहला जो है भाबर है, फिर तराई है, फिर जलोढ़ है, फिर खादर है, फिर बांगर है। आप जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा ना तो सबसे पहले जब शिवालिक खत्म हो जाता है उसके बाद आपको भाबर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, फिर जलोढ़ मिलेगा, फिर और जलोढ़ 2 भाग में बढ़ जाता है, एक खादर और एक बांगर। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है ये सब। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं भाबर के बारे में। भाबर क्या होता है? ये 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। बता दिया आपको कि शिवालिक के बाद स्टार्ट हो जाता है ये भाबर। यहाँ बड़े बड़े सैल और अग्नि जमा होता है जिसमें कभी कभी नदियाँ विलुप्त हो जाता है। होता क्या है कि जैसे नदी आता है ना, नॉर्थ या हिमालय से जो नदी आता है वो होता क्या है, यहाँ पर जो भाबर में बड़ा बड़ा कंकर पत्थर रहता है और इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाता है। मतलब नदियाँ कंकर पत्थर, नदियाँ का जो पानी होता है ना कंकर पत्थर के नीचे से बहता है। आपको लगेगा कि नदी तो भाई विलुप्त हो चुका है, लेकिन नदी रहता है। फिर नदी का उदय होता है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब। कहाँ पर? तराई के क्षेत्र में। तराई के क्षेत्र में वही नदी फिर बाहर आ जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा कंकर पत्थर के कारण तो वो उसका पानी कंकर पत्थर के नीचे से बहता रहता है। तो भाबर के दक्षिण में, अब भाबर से फिर दक्षिण आइएगा तो आपको 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी की पट्टी के रूप में मिलेगा। भाबर में जो नदियाँ लुप्त हो चुका था पुनः बाहर आ जाता है तराई में। यह अनुपम क्षेत्र होता है, प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है और यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति उगने लगता है और विशाल मात्रा में होता है यहाँ पर। आगे हम लोग बात करेंगे जलोढ़ के मैदान के बारे में। जलोढ़ के मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला खादर हो गया, दूसरा बांगर हो गया। अब खादर बांगर में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। खादर जो होता है ना ये नई जलोढ़ मिट्टी होता है। यह मैदान की निचली भूमि है, इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है और कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है। होता क्या है खादर और बांगर, खादर जो नदी द्वारा हर एक साल जो नया मिट्टी लाया जाता है और उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है या निक्षेपण कर दिया जाता है नदी के किनारे के आसपास, जो नया मिट्टी होता है वही खादर होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है कृषि के लिए। उसके बाद इसको काप मिट्टी भी इसी के क्षेत्र में पाया जाता है और मैदान की निचली भूमि होती है, क्योंकि निचली भूमि में तो बाढ़ का पानी हर एक बार आएगा ना, तो हर एक बार आएगा तो वो जलोढ़ मिट्टी तो लाएगा ही, तो ये नया जलोढ़ मिट्टी हो जाता है जिसको खादर के नाम से जाना जाता है। एक होता है बांगर। बांगर जो होता है ना ये पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है कि नदी आज से 2 साल 5 साल पहले किसी क्षेत्र से बहता था और नदी फिर वो मिट्टी ला के जमा कर दिया, फिर नदी का पानी वहाँ तक पहुँचा नहीं और वो मिट्टी वैसा ही रह गया, तो ये हो गया बांगर। यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है और उच्च भूमि होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ नदी का पानी नहीं पहुँचेगा, तो वो बांगर जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। इसमें कंकड़ भी पाया जाता है। यह कृषि के हेतु अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, मतलब जितना उपजाऊ खादर मिट्टी है उतना बांगर मिट्टी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर के मैदान से संबंधित अन्य तथ्य और क्या क्या है। पहले दोआब क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दोआब 2 नदी के बीच में जो स्थित भूमि होता है ना वही दोआब होता है। होता क्या है कि एक नदी ऐसे आया और एक नदी ऐसे आया, दोनों यहाँ पर मिल गया और ये जो बीच वाला जो लैंड हो गया ना, ये यहाँ का लैंड, इसको दोआब कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। दोआब कहते हैं, तो भारत में दोआब नदी भी है, भारत में दोआब क्षेत्र भी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक है बिस्ता दोआब। बिस्ता मतलब ब से ब्यास नाम रखिएगा और स से सतलुज, तो ये हो गया बाड़ी दोआब, इसमें ब्यास और रावी हो गया। रचना दोआब रावी और चेनाब हो गया और चज दोआब जिसमें चेनाब और झेलम हो गया। इन दोनों नदी के बीच वाला जो क्षेत्र होता है वही दोआब होता है और ये जो होता है ना उपजाऊ भूमि होता है। बाड़ी और बिस्त दोआब पंजाब के मैदान में, अब बोलेगा पंजाब के मैदान जो कैसे निर्माण हुआ है, तो ये बाड़ी और बिस्त का दोआब। तो बाड़ी में तो पता है ब्यास नदी और रावी नदी और बिस्त में ब्यास नदी और सतलुज नदी, इसी दोनों के द्वारा जो अवसाद जमा किया गया था वो पंजाब के मैदान बनता है इससे। उसके बाद हम लोग चौस के बारे में पता करते हैं कि ये क्या होता है, चौस भूमि क्या होता है। यह पंजाब में पर्वतों के गिरिपद में नदियों द्वारा अपर्दित भूमि है। पंजाब की भूमि होशियारपुर में सर्वाधिक पाया जाता है। पंजाब में एक जगह है होशियारपुर वहाँ पर सबसे ज़्यादा चौस भूमि पाया जाता है। ये पर्वत के गिरिपद मतलब फुटेज जो होता है, फुटेज मतलब पर्वत के जो सबसे निचला भाग होता है में नदी द्वारा अपर्दित भूमि, जो नदी अपर्दित कर देता है भूमि को, उसी के द्वारा चौस भूमि का निर्माण होता है। उसके बाद याद रखिएगा बिहार जो है मध्य गंगा के मैदान का भाग है। उसके बाद है मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील पाई जाती है, यह नदियों के विसर्पण से बनता है। अब गोखुर झील क्या होता है? गोखुर झील होता है जैसे नदी द्वारा बनाया जाता है, जब नदी का स्पीड कम हो जाता है तो नदी अपने स्पीड को बरकरार रखने के लिए विसर्प मतलब सांप के आकार का वो घूमने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, अपर्दन के कारण और निक्षेपण के कारण जो मेन मार्ग होता है नदी का वो कट जाता है और एक ऐसे घुमावदार बन जाता है जैसे ऐसे। गोखुर मतलब गाय का जो खूर होता है ना उस प्रकार से, जैसे नदी आया और ऐसे ऐसे करके जा रहा है
होता क्या है कि ये वाला पार्ट कट जाता है, ये वाला पार्ट कट जाता है और नदी ऐसे सीधे बहने लगता है। तो ये जो पार्ट बच गया ऐसे करके, ये पार्ट को इधर देखते हैं, ऐसे करके यही गोखुर झील होता है। ऐसे बंद हो जाता है, इसमें पानी जमा हो जाता है, सॉरी इसमें पानी जमा हो जाता है, यही गोखुर झील होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो ये गोखुर झील होता है, और बिहार में भी आपको गोखुर झील का एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है बिहार में गोखुर झील। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि गंगा के विशाल मैदान में जल से भरे गर्त भी पाए जाते हैं, जैसे पटना में चल्ला, मोकामा के पास टाल, असम के पास बील कहलाते हैं, और असम के दीपोर बील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें होता क्या ना कि गंगा का जो मैदान होता है वहाँ जल से भर जाता है, जो निचला भूमि होता है ना वहाँ जल भर जाता है, और जल भर जाता है उसी को क्या एक गर्त होता है ना, गर्त मतलब गड्ढा टाइप होता है, वो भर जाता है जो निचला भूमि होता है। तो उसको पटना में जल्ला बोला जाता है, मोकामा के पास इसको टाल बोला जाता है, और असम में बील, और बील में सबसे ज़्यादा असम के दीपोर बील, इसका नाम सुने होंगे शायद, असम के दीपोर बील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान की बात आएंगे। राजस्थान में बांगर की उर्वरक भूमि रोही कहलाता है। अब खादर बांगर के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि बांगर भाई पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, उसमें ज़्यादा उर्वरक शक्ति नहीं होता है, जिसको राजस्थान में रोही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है कि राजस्थान के मैदान में पहाड़ों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त बलसन कहलाता है। सांभर झील बलसन का उदाहरण है। अब होता क्या है ना कि पहले अभिकेंद्रीय अफवाह क्या होता है? अभिकेंद्रीय अफवाह होता है कि भाई कोई ऊंचा सा ऐसे पर्वत है, कि ऐसे कोई पर्वत है और इसके ऊपर में है, ये जमा हो गया और यहाँ से निकलता रहता है पानी। ठीक है, और ये आकर जहाँ पर जमा हो जाता है ना उसी को अभिकेंद्रीय प्रवाह बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि राजस्थान में जो इस प्रकार का जो अभिकेंद्रीय अपवहन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर एक गर्त बन जाता है, और उस गर्त को बलसन कहा जाता है। और सांभर झील पता होगा, राजस्थान में सांभर झील, नमक का भी उत्पादन वहाँ से ज़्यादा होता है सांभर झील से, तो ये सांभर झील बलसन का एग्जाम्पल है, ये बात याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात है, चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्याला कहा जाता है, जैसे डिडवाना, कुचमन, सरगोली आदि, ये लवणीय जल स्रोत है। अब प्याला क्या होता है? प्याला के बारे में हम लोग देख लेंगे कि चौरस और प्रवाहित द्रोणी वाली जो छोटा झील होता है ना, जहाँ पानी आके जमा हो जाता है, उसको प्याला बोला जाता है। और पूछेगा कि प्याला का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप याद रखिएगा डिडवाना, डिडवाना झील का भी नाम सुने होंगे, डिडवाना झील, कुचमन, सरगोल, ये सब प्याला का एग्जाम्पल है। तो आपको पूछेगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, कि इनमें से कौन सा प्याला का उदाहरण है। ऑप्शन में दे देगा डिडवाना, कुचमन, सरोली, सांभर झील, इस प्रकार से दे देगा। तो सांभर झील नहीं होगा, सांभर झील तो क्या था, ये बलसन का एग्जाम्पल था, तो ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे सांभर झील के बारे में। सांभर झील जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील। अंतःस्थलीय क्या होता है कि मतलब एक झील है, उसके चारों तरफ क्या है, स्थल है, मतलब लैंडलॉक है। ठीक है, ये अंतःस्थलीय होता है और ये लवणीय झील है। लवणीय झील, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सा है? सांभर झील। ठीक है, और सांभर झील के बारे में हम लोग देख चुके थे कि किसका एग्जाम्पल है, बलसन का। ठीक है, और कैसे बनता है, तो अभिकेंद्रीय प्रवाह से। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र के मैदान में दक्षिण की ओर ढलान प्रवणता कम होने के कारण कई नदियों द्वारा द्वीप बनाया जाता है, जिसमें मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, और पता है कि मांजुली द्वीप जो होता है वो नदी द्वारा पूरा विश्व में बनाई गई सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, ये बात हो गया। उसके नदीय द्वीप होता क्या ना कि मतलब ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जा रहा है और इधर से कोई और नदी आ रहा है, इसके बीच वाला जो क्षेत्र बन गया ना, यही मांजुली द्वीप कहलाता है। ठीक है, मांजुली द्वीप मतलब यही नदी द्वारा बनाया गया द्वीप होता है जिसका नाम मांजुली द्वीप है। तो ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे अब भारत में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार, इसका जो मतलब साउथ इंडिया वाला पार्ट है ना, इधर प्रायद्वीपीय पठार बनता है। इधर देख लीजिए आप लोग, ये इधर का इलाका, ठीक है, इधर ही पठार का निर्माण होता है। तो ये वाली बात होगी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। तो इसका निर्माण जो होता है वो आर्कियन काल में होता है, और आर्कियन चट्टान का भी नाम सुने होंगे, इसी काल में बनता है। इसी के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। इसका निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले लावा के शीतलन के फलस्वरूप होता है। तो आपको जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये पठार के बारे में आपको पूछा जाएगा तो ये दरारी टाइप उद्भेदन होता है। ज्वालामुखी वाला चैप्टर आएंगे, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। मतलब नॉर्मल आप समझ लीजिए कि ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकला वो लावा बाद में ठंडा हो जाता है, ठंडा के कारण यही पठार का निर्माण होता है। तो इधर अग्नि चट्टान आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, इसका जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर तक है। ये गोंडवाना का भाग है। गोंडवाना लैंड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है गोंडवाना लैंड में। ठीक है, इसका आकार जो है अनियमित है और त्रिभुजाकार आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा करके। इसका उत्तरी सीमा जो है
मतलब ये सीमा बनाता है ये अरावली, विंध्य, कैमूर और राजमहल की पहाड़ी, और पूरब की ओर जो है कार्बी एंगलोंग पठार है जिसको मेघालय पठार भी बोला जाता है। पूर्व में है पूरब की पूर्वी घाट की पहाड़ी, और पश्चिम में है पश्चिमी घाट की पहाड़ी। दक्षिण में है कार्डामम हिल। कार्डामम हिल इलायची के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आइएगा तो क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा मालवा का पठार, फिर मिलेगा बुंदेलखंड, फिर मिलेगा बघेलखंड, और फिर मिलेगा छोटा नागपुर। तो ये बात याद रखिएगा, जब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो पहले मालवा का पठार क्रॉस करना होगा, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार। प्रादुपीय पठार के उत्तरी भाग की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। प्रादुपीय पठार जो है इसका जो उत्तरी भाग है इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर, मतलब सिर्फ उत्तरी ढाल सिर्फ उत्तर की ओर है, उत्तर और थोड़ा सा पूर्व की ओर है। इसका प्रमाण आपको सोन नदी, चंबल नदी, दामोदर नदी द्वारा मिल जाएगा, क्योंकि सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र देख सकते हैं किस प्रकार से बहता है वो, चंबल नदी भी देख सकते हैं, दामोदर नदी भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका दक्षिणी भाग का जो ढाल होता है ना वो पूर्व की ओर है, इसलिए गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी पूर्व की ओर बहता है, और ये जो सोन, चंबल, दामोदर नदी है ये उत्तर पूर्व की ओर बहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या ये जो प्रादुपीय पठार का जो विभाजन हुआ है ये कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में। तो पहले है कि केंद्रीय उच्चभूमि, इसको सेंट्रल हाईलैंड भी बोला जाता है, फिर डक्कन प्लेट्यू है, फिर पूर्वी पठार है, फिर उत्तर पूर्व का पठार है। तो ये जो है सेंट्रल हाईलैंड मतलब केंद्रीय उच्चभूमि, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अरावली, मेवाड़ की पहाड़ी, मालवा की पहाड़ी, बुंदेलखंड की पठार, विंध्याचल और सतपुरा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके, दक्कन के पठार में हम लोग पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप, कर्नाटक के पठार, आंध्र का पठार, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा नागपुर के बारे में। छोटा नागपुर ये सब पूर्वी पठार का भाग है, इसमें छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य पठार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्व के पठार में तो एक ही है मेघालय का पठार, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, ठीक है। ये है सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या सब पढ़ना पड़ता है। तो पहले पढ़ना होगा हम लोग को मेवाड़ का पठार, उसके बाद मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुरा और अरावली श्रेणी, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। पहले अरावली श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत में से एक है जिनकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। काल का विभाजन क्षेत्र में जैसे पता है कि समय के अनुसार सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली श्रेणी का उदय होता है, और ये विश्व का सबसे प्राचीन और मोड़दार है पर्वत है। इसे अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पुराना जो है ये अरावली क्षेत्र भी है, और पूरा विश्व में भी जितना भी पुरान और मोड़दार पर्वत है उसमें अरावली का नाम आता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर के आसपास है। यह श्रेणी एक जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। समझ रहे, जैसे अरावली है, अरावली जो है वो जल विभाजक का भी कार्य करता है और जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। जल विभाजक का कार्य कैसे करता है कि जैसे अरावली क्षेत्र हो गया तो अरावली के जो पूर्व वाला ढलान है उधर से नदी पूर्व की तरफ आता है, और इससे पश्चिम उधर जलवायु और मानसून नहीं जाता है, इसलिए अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर आपको थार का मरुस्थल मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका जो सर्वोच्च चोटी है इसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। इसका याद रखिएगा 1722 मीटर है, और गुरु शिखर पर ही माउंट आबू स्थित है। तो क्या हो गया अरावली श्रेणी के बारे में कि सब सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, और जो माउंट आबू है इसी पर स्थित है। यह जैन के लिए धर्मस्थल, दिलवारा की जैन मंदिर, एक दिलवारा का जैन मंदिर है, वो जैनियों के लिए बहुत ज़्यादा, जैन समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये माउंट आबू पर है, ठीक है। और जो अरावली है इसका सर्वोच्च चोटी का नाम मतलब शिखर का नाम गुरु शिखर है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज तक है। दिल्ली रिज पर ही रायसीना हिल स्थित है, जिस पर राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन जैसे महत्वपूर्ण इमारत स्थित है। रायसीना हिल्स जो है वो दिल्ली में है, और इस पर राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन, कभी घूमने के लिए गए होंगे तो पता होगा ही आपको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है, और यहाँ से निकलने वाली अन्य नदियों में बनास, साबरमती, सुकड़ी और जवाई नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है क्या कि अरावली से निकलने वाली नदी कौन सा है, तो लूनी नदी है, बनास है, साबरमती है, सुकड़ी है और जवाई, इसका नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं यह जो क्षेत्र है अरावली वाला क्षेत्र, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है खनिज संसाधन में। अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया, तांबा हो गया, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, तो अरावली की पहाड़ी, वहीं से निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेवाड़ के पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये राजस्थान में वो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है मेवाड़ के पठार। अरावली को मालवा के पठार से अलग करता है, अरावली को मालवा के पठार से अलग करता है। उसके बाद मालवा के पठार के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यह बेसाल्टिक लावा द्वारा निर्मित है, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान में स्थित है।
इसे राजस्थान में हिरौती का पठार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में चंबल बेतवा प्रमुख नदी है। चंबल की घाटी बिहार या उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बिहार और यहीं चंबल के डाकू का नाम चंबल नदी के नाम भी सुने होंगे। वहाँ पर बिहार बनता है। बिहार क्या बनता है? तो नदी द्वारा जो क्या होता है ना कि मिट्टी को अपर्दित कर दिया जाता है, जिसमें गहरा गहरा गड्ढा सब बन जाता है, तो गड्ढा बन जाता है, उसी को बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो मालवा के पठार में याद रखने वाली कौन सी बात हो गया कि ये इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इसे हिरौती का पठार कहा जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पर चंबल बेतवा प्रमुख नदी है और चंबल नदी जो है वो बिहार का निर्माण करता है। आगे हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में। यह ग्वालियर के पठार व विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है। यहाँ पर लाल मृदा का विकास हुआ है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित है और यहाँ पर रेड सॉइल पाया जाता है, लाल मिट्टी, और ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है क्योंकि इधर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होता नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे विंध्य श्रेणी का। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से हुआ है। विंध्य श्रेणी में हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत विंध्याचल, भंडेर, कैमूर व पारसनाथ की पहाड़ी आती है। यह गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करता है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल पीक भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। इसे कालूमर चोटी या कालुम्बे चोटी के नाम से जाना जाता है। एमपी के दमोह जिला में है। यह अत्यधिक खनिजों का अभाव परंतु भवन निर्माण की सामग्रियों की प्रचुर भंडार मिलता है। तो विंध्य श्रेणी के बारे में हम लोग क्या सीखे? तो विंध्य श्रेणी के बारे में कि इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है विंध्य श्रेणी में? तो विंध्याचल आता है, भांडेर आता है, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी आता है, जो हमारे बिहार वाला है। कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी वो भी इसी में आता है। तो कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ी किसका भाग है? तो ये विंध्य रेंज का भाग है। ठीक है, गंगा के मैदान को डक्कर के पठार से अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या कि दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होता है। किसके दक्षिण में? तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, मतलब साउथ में नर्मदा नदी निकलती है और वहीं से प्रवाहित होती है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है विंध्य श्रेणी का, उसको गुडविल पीक बोला जाता है, सद्भावना शिखर। इसका ऊंचाई जो है वो 752 मीटर है। इसे स्थानीय भाषा में कालूमर चोटी या कलुम्बे की चोटी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो एमपी में है। गुडविल पीक कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक है, यहाँ पर धातु खनिज तो ज़्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन भवन निर्माण सामग्री इन सब का प्रचुर भंडारण यहाँ पर मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे सतपुरा के बारे में, सतपुरा श्रेणी के बारे में। ठीक है, सतपुरा श्रेणी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह एक ब्लॉक माउंटेन है। इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर तक है। इसके अंतर्गत राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाले की पहाड़ी आता है। इसका सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है, जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाले की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम है। और मैकाले की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह नर्मदा और तापी के बीच स्थित है। पहले सतपुरा के बारे में देख लेंगे कि सतपुरा के बारे में हम लोग क्या सीखें। तो यह एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन होता है। ठीक है, उसके बाद है इसका निर्माण जो है मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टान सतपुरा की श्रेणी में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा क्या सतपुरा के बारे में, ये ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्टिक चट्टान मिलता है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर में है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो राजपीपला का पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाले की पहाड़ी। ठीक है, ये जो महादेव की पहाड़ी है ना, ये महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी का जो सब उच्च चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। उसका नाम क्या है? ये धूपगढ़ नाम है। ये महादेव की पहाड़ी है। उसके बाद एक है मैकाले की पहाड़ी। मैकाले की पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी है उसको अमरकंटक बोला जाता है। और अमरकंटक से दो नदी निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी। दोनों का उद्गम स्थान अमरकंटक ही है। तो याद रखिएगा क्या? याद रखिएगा कि राजपीपला पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाले की पहाड़ी सतपुरा रेंज का पार्ट है। महादेव की पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है, 1350 मीटर। और मैकाले पहाड़ी का जो सर्वोच्च है वो है अमरकंटक की पहाड़ी, 1065 मीटर। नर्मदा और तापी नदी दोनों मैकाले की पहाड़ी से निकलते हैं, मतलब अमरकंटक से ही निकलता है। तो सतपुरा श्रेणी का अगर पूछा जाए ओवरऑल की सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है या शिखर कौन सा है, तो धूपगढ़ का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे कुछ नोट दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बघेलखंड पठार कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा को 82.5 डिग्री पकड़ता है। बघेलखंड का जो पठार है ना, बघेलखंड का पठार वो जो 23.5 डिग्री जाता है कर्क रेखा, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो है रेखा वो 82.5 डिग्री, वो दोनों बघेलखंड की पहाड़ी पकड़ते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद है सेनोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो शिवालिक
हुई। शिवालिक जो हिमालय का एक भाग है, उसका उत्पत्ति सेनोजोइक काल में हुआ था। सेनोजोइक एक एरा होता है, उसी के टर्शरी युग में हिमालय का उत्पत्ति हुआ था, और शिवालिक का भी। उसके बाद है कश्मीर घाटी की रचना संभी नदी से हुई है, और गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त से हुआ है। एक बात सिर्फ याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि गंगा के मैदान की रचना कैसे हुआ है, तो अग्रगर्त से हुआ है, और कश्मीर की घाटी की रचना कैसे हुआ है, तो संभी नीति के कारण हुआ है। अब हम लोग देखेंगे दंडकारण्य पठार के बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है, परंतु इसका विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना में भी है। उबड़ खाबड़ एवं कम उपजाऊ क्षेत्र है। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, यहीं से निकलता है। दंडकारण्य पठार, अगर आपको मेन हिस्सा जो दंडकारण्य पठार का मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा, लेकिन इसके आसपास जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उधर भी मिलेगा थोड़ा। ये उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है और ये उपजाऊ भी नहीं है। यहाँ से एक नदी निकलती है इंद्रावती, जो गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग का पठार, राजमहल की पठारी और रांची की पठार भी इसमें शामिल है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये मुख्यतः झारखंड में है। इसमें क्या क्या कौन सी पठार शामिल है, तो हजारीबाग का पठार, राजमहल का पठार, रांची का पठार, ये 3 शामिल है। दामोदर नदी रांची के पठार के हजारीबाग के पठार से अलग करता है, और दामोदर नदी जो है वो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच से निकलते हैं, इसलिए दोनों को अलग करता है। रांची के पठार को और हजारीबाग के जो पठार है दोनों को अलग करता है दामोदर नदी। आगे हम लोग देखते हैं पारसनाथ हिल के बारे में। पारसनाथ हिल जो है ना, ये हजारीबाग जो पठार था उसी का सर्वोच्च चोटी है। पारसनाथ आप ऐसे बिहार में है तो घूमने के लिए जा सकते हैं पारसनाथ हिल। ये हजारीबाग पठार जो है उसी का सबसे हाईएस्ट पीक पारसनाथ हिल है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित स्थलाकृति पैटलैंड कहलाता है। अब इस क्षेत्र में जो ग्रेनाइट चट्टान से जो स्थलाकृति बनता है, जो ग्रेनाइट चट्टान से जो भी स्थलाकृति बनता है उसको पैटलैंड बोला जाता है, ठीक है। तो पैटलैंड का नाम याद रखिएगा। इसका निर्माण कैसे होता है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। अब छोटा नागपुर के जो पठार है इसके सीमा रेखा के बारे में देख लेते हैं कि इसके साउथ में तो रांची का पठार मिल जाएगा, इस तरफ मिल जाएगा पूर्व की तरफ राजमहल की पहाड़ी, फिर उत्तर में मिल जाएगा आपको हजारीबाग की पहाड़ी। यह खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज़्यादा, आपको पता भी है कि भाई कोयला सब जितना है बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है, और बहुत सारा खनिज यहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेघालय के पठार के बारे में। मेघालय का पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार पूर्वी, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है मतलब मेन जो पठार है साउथ इंडिया का, इसका पूर्वी विस्तार आपको मेघालय का पठार ही मिलेगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार से राजमहल गारो गैप या मालदा गैप से अलग हुआ है, और ये अलग करता है प्रायद्वीपीय पठार को। और जो मेघालय के पठार है इसके बीच में एक मालदा गैप है जिसको राजमहल गारो गैप भी बोला जाता है। तो मालदा गैप के बारे में जानते रहिएगा। इसके समूह, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर आदि आता है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसिंह राम चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। आपको तो ये पता है कि मानसिंह राम और चेरापूंजी जो है ये दोनों विश्व में मैक्सिमम वर्षा होता है, और ये दोनों मेघालय में है। लेकिन मेघालय में पूछ लेगा कौन से पहाड़ी के आसपास है ये, तो ये खासी के पहाड़ी के है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है मेघालय में, तो मेघालय में एक खासी के पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये बात याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में, ठीक है। ये बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित है। यहाँ पर काली मिट्टी सर्वाधिक है। सतमाला के पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ये सब यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना, कोयला जैसे खनिज पदार्थ मिलेगा। तो दक्कन ट्रैप में आपको याद क्या रखना है कि यह बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाया जाता है दक्कन ट्रैप में, ओके। सतमाला की पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ी यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट का जो पर्वत है उसके बारे में। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। पश्चिमी घाट का पहाड़ी जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो पश्चिम भाग में है ना, उधर है। तो बता देते हैं आपको कि जैसे ये इंडिया है, ओके। तो ये वाला इलाका यहाँ पर पहाड़ माउंटेन टाइप बना हुआ है, ये पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब इधर आइएगा, किधर, इधर, तो ये आपको मिलेगा पूर्वी घाट। तो हम लोग पहले पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं, फिर भी पूर्वी घाट के बारे में देखेंगे, ओके। तो हिमालय के बाद ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद क्या है कि इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर तक है। इसका जो विस्तार है वो ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक है, सतत श्रृंखला के रूप में। ये मतलब टूटा फूटा नहीं है भाई, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये कहाँ से, ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो अनामुड़ी है। इसका नाम याद रखेगा, अनामुड़ी। जो पश्चिमी घाट है ना, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो अनामुड़ी है, 2695 मीटर। पश्चिमी घाट के साथ साथ दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है अनामुड़ी, 2695 मीटर का। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं ना, तो आपको पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ता जाता है। उसके बाद है क्या, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को 16 डिग्री जो अक्षांश है वो अलग करती है।
और 2 भागों में बांटती हैं। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी का नाम कलसुबाई है। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख है। और पश्चिमी घाट 8 जैविक हॉट स्पॉट में से एक है। मतलब इंडिया में जो जैविक हॉट स्पॉट है उसमें से वेस्टर्न घाट जो है वो एक है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो अभी तक पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग को याद क्या रखना है, तो याद रखना है कि ये एकदम सतत और कंटिन्यूस पर्वत श्रृंखला है वेस्टर्न घाट। हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई सब चौड़ाई सब तो ये नहीं पूछा जाता है, बस याद रखिएगा इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है। और ये 2 सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को 16 डिग्री जो अक्षांश है वो अलग करता है। और इसका जो पश्चिमी घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनैमुड़ी है 2695 मीटर। और पूछेगा साउथ इंडिया का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो भी अनैमुड़ी है 2695 मीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद है क्या, उत्तरी सह्याद्री जो 16 डिग्री जो अलग करता है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को। तो उत्तरी सह्याद्री में आपको पूछा जाएगा कि सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो कलसुबाई का नाम याद रखिएगा। दक्षिणी सह्याद्री में पूछा जाएगा तो कुद्रेमुख का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है क्या, जैविक जो हॉट स्पॉट है इंडिया में 8 है, उनमें से एक जो है वेस्टर्न घाट भी है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है इसके बारे में। पलानी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। पलानी हिल्स कहाँ पर है, इसका भी नाम याद रखिएगा। पलानी हिल्स तमिलनाडु में है और ये भी वेस्टर्न घाट का ही भाग है। उसके बाद पश्चिमी घाट से गुजरने वाली जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी मतलब ज्वार नद मुख, मतलब जैसे पूर्वी घाट से जो नदियाँ निकलेगी, कौन सी नदियाँ, तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब क्या बनाता है, या फिर गंगा भी हो, वो सब क्या बनाता है, वो ज्वारद मुख एस्चुरी नहीं बनाता है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट से जैसे नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, ये सब क्या बनता है, ये सब बनाता है एस्चुरी बनाता है। और ये अरब सागर में गिरती है। जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ होती है जो पश्चिम की तरफ बहती है वो अरब सागर में जाकर गिरती है और क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है। अब पूर्वी घाट पर्वत के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये असतत मतलब कंटिन्यूअस श्रृंखला नहीं, जैसे पश्चिमी घाट जो था सतत श्रृंखला था, ये सतत श्रृंखला नहीं है। इसकी लंबाई भी कम है 1131 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है 100 से 200 किलोमीटर। ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा पर है। इसका जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम याद रखिएगा, जिंदगाड़ा चोटी 1680 मीटर 1690 मीटर का है। जिंदगाड़ा चोटी पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी है। यह आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अराकू घाटी के बारे में पूछेगा, अराकू घाटी कहाँ पर है वैली, तो वो भी आंध्र प्रदेश में है। अन्य पर्वत जो यहाँ पर है वो महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है। पूर्वी घाट से गुजरने वाली प्रमुख नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो जितना भी गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ये सब डेल्टा बनाती हैं। जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है और जो अरब सागर में गिरती है वो क्या बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। अब आगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखते हैं। क्या है ये, पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ, आप उत्तर में चले जाइए, अब उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा। तो पहले हम लोग पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, तो पहले मिलेगा नल्ला मलाई, फिर मिलेगा वेलीकोंडा, फिर पालकोंडा, उसके बाद मिलेगा नगाड़ी, फिर मिलेगा शेषचलम। ये आंध्र प्रदेश में है। तो आप पूर्वी घाट का विस्तार आपको पता है कि भाई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर होता हुआ जाता है पूरा उड़ीसा तक। तो पूर्वी घाट, आप पूर्वी घाट पर हैं और पूर्वी घाट में आप कहाँ पर हैं, पूर्व की ओर है, ठीक है। सॉरी, पूर्वी घाट में और पूर्वी घाट में आप उत्तर की ओर है। उत्तर से आपको दक्षिण आना है तो आपको सबसे पहले नल्ला मलाई क्रॉस करना होगा, ठीक है। उसके बाद वेलीकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नगाड़ी, फिर शेषाचल। ये पूछता है भाई, ठीक है ना, इसका बात याद रखिएगा कि नल्ला मलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नगाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में आएंगे हम लोग। तो तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में हम लोगों को पहले जावदी, उसके बाद सेवाराय, फिर पंचमलाई और सिरुमलाई। तो जावादी, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। अब जैसे भी याद रखिए, लेकिन याद रखना होगा, आपको पूछेगा कि तमिलनाडु में जो पूर्वी घाट है उसका नॉर्थ टू साउथ क्रम करने के लिए, ठीक है, या सजाने के लिए। तो पहले जावादी की पहाड़ी, फिर सेवाराय की पहाड़ी, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई, ओके। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, उत्तर से दक्षिण की क्रम अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। इसमें है क्या, पहले नल्ला मलाई, पालीकोंडा, शेषाचलम, ये सब तो आंध्र प्रदेश का था। फिर जावादी और सेवाराय तमिलनाडु में है, तो इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद है क्या, कुछ फैक्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये फैक्ट, नीलगिरी पहाड़ के बारे में देख लेंगे या नीलगिरी पर्वत के बारे में देख लेंगे। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान है। जैसे इधर से पश्चिमी घाट आता है और इधर से पूर्वी घाट आता है इंडिया के मैप में, तो ये जो जगह है ना, यही नीलगिरी की पहाड़ी, ओके। तो नीलगिरी की पर्वत जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान होता है यहाँ पर। यह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्य में फैला हुआ है। सबसे ऊंचा चोटी जो नीलगिरी का डोरा बेटा है, कितना, 2637 मीटर का। तो सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया, डोरा बेटा। और दूसरा सबसे मतलब साउथ इंडिया का जो दूसरा सबसे ऊंची चोटी है यही डोरा बेटा है। पहले के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा के बारे में डोरा बेटा याद रखिएगा। और ये नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं नीलगिरी के बारे में। नीलकुरंजी
अब नीलगिरी का नाम नीलगिरी क्यों पड़ा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो नीलगिरी का नाम नीलगिरी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक बैंगनी नीले फूल है जिसका नाम नीलकुरंजी है, और नीलकुरंजी के नाम पर इसका नाम नीलगिरी का पहाड़ रखा गया। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख जनजाति है जिसका नाम टोडा है। यहाँ पर बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ पर बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली ये सब है। तो इस सबका नाम याद रखिएगा। और जो नीलगिरी है ना, ये भारत का पहला MAB है, और ये यूनेस्को द्वारा 1986 में भारत का पहला MAB प्रोग्राम शामिल किया गया था। ऊटी बहुत सारे मूवी में या फिर ये प्रसिद्ध घूमने वाला जगह भी है, पर्यटन स्थल है। ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की तरफ आप आइएगा तो आपको मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ी, फिर मिलेगा अन्नामलाई, फिर मिलेगा कार्डेमम हिल। कार्डेमम हिल मतलब सबसे साउथ में है। सबसे साउथ में कौन सा हिल है, तो कार्डेमम हिल है। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल। उसके बाद है क्या कि अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि अन्नामलाई पर्वत की जो चोटी है अनाईमुड़ी साउथ इंडिया में सबसे ऊंचा चोटी है। कार्डेमम हिल के बारे में देख लेते हैं। कार्डेमम हिल भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण पर्वत है जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह तमिलनाडु व केरल में विस्तृत है। तो तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है कार्डेमम हिल्स। उसके बाद जो है ये साउथ इंडिया की सबसे साउथ वाला सबसे दक्षिणी हिल है कार्डेमम हिल्स। हिंदी में इलायची पर्वत बोला जाता है, लेकिन ठीक है, आप कार्डेमम हिल याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम। उत्तर के दक्षिण से हम लोग देखते हैं, शुरू में नल्लामलाई, फिर जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। इधर से आइएगा तो पीर पंजाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। यह नल्लामलाई, जावदी, नीलगिरी और अन्नामलाई। इधर नॉर्थ है, एक सेकंड, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आइएगा तो पहले मिलेगा आपको नल्लामलाई, जावदी, नीलगिरी, अन्नामलाई। और इधर आइएगा तो इधर क्या मिलेगा आपको, पीर पंजाल, नागा पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और सतमाला की पहाड़ी। ये बात याद रखिएगा। कुछ पहाड़ी है उसके राज्य के नाम भी पूछा जाता है कि ये पहाड़ी कौन से राज्य में है। जैसे गारू मेघालय में मिल जाएगा, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोल्लई मलई तमिलनाडु में है और डामला झारखंड में है। एक डाफला अलग है भाई, एक है डलमा है, डलमा झारखंड में है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या जो साउथ इंडिया का जो इंपॉर्टेंट दर्रा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, साउथ इंडिया में जो है सबसे पहले पालघाट के बारे में चर्चा करेंगे। पालघाट है, सेनकोट्टा है, थालघाट है और भोरघाट है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग पालघाट के बारे में। पालघाट क्या है, तो पालघाट जो है ये इधर है नीलगिरी, उत्तर में है नीलगिरी, दक्षिण में है अन्नामलाई, और ये जोड़ता है किसको, तो पलक्कड़ को जोड़ता है कोयम्बटूर से। तो ये बात याद रखिएगा। पालघाट दर्रा साउथ इंडिया में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच से जाती है और ये पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है। सेनकोट्टा ये अन्नामलाई और कार्डामम हिल के बीच में या तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, थालघाट के बारे में देख लेंगे। थालघाट कहाँ पर है, तो थालघाट मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, लिटरली महाराष्ट्र में है, और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोरघाट भी महाराष्ट्र में और ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में एक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। यह एक गर्म मरुस्थल है। यह अरावली के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर स्थित है। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल अधिकांशतः राजस्थान में, परंतु इसका कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला हुआ है। मेसोजोइक काल में यह समुद्र का हिस्सा है। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाण जैसे जैसलमेर के निकट ब्रह्मस्तर के आसपास के समुद्री निक्षेप से होती है। अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय प्रवाहित प्रतिरूप का उदाहरण है, जैसे लूनी नदी। कच्छ का रंग सफेद मरुस्थल भी कहलाता है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में क्या याद रखना है, तो याद रखना है ज़्यादा कुछ नहीं, जो बता रहा हूँ बस उतना याद रखना है। आपको पूछेगा ना कि मरुस्थल क्या होता है, तो जहाँ पर वार्षिक एक वर्ष में जो वर्षा है ना 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से जहाँ पर वर्षा कम है, यह हमारे थार मरुस्थल के बारे में बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है थार मरुस्थल के बारे में। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो, ये शुष्क क्षेत्र। और यह एक गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड डिजर्ट होता है और एक हॉट डिजर्ट होता है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट में हमारे लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाता है और हॉट डिजर्ट में ये आता है कौन सा, थार का मरुस्थल। ये अरावली के उत्तर पश्चिम में है। अरावली पर्वत जो हम लोग पढ़े हैं उसमें भारत में इसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। ये इसका मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला हुआ है। अगर पूछा जाए कि थार मरुस्थल केवल राजस्थान में है तो ये कथन गलत है, लेकिन ये कहा जाए कि थार का मरुस्थल राजस्थान में है तो ये सही है। उसके बाद मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। पहले ये समुद्र के अंदर था, बाद में ये धीरे धीरे ऊपर उठता है। यहाँ पर बालू उलू सब रहता है बहुत ज़्यादा और अनुपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ अधिकांश नदियाँ जो हैं अंतःस्थलीय मतलब स्थल के नीचे से ही बहता है, जैसे लूनी नदी हो गया। उसके बाद है जो कच्छ है ना,
कक्षकारण, जिसको सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। तो याद रखने वाला इंडिया में 3 चीज़ है कि भाई हॉट मरुस्थल के बारे में पूछा जाएगा, गर्म मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल, यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, यह अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है, मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में है, मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था, ये समुद्र के पहले ये समुद्र के अंदर था, बाद में ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एक कोल्ड डेजर्ट है जो लद्दाख वाला इलाका है, और एक है सफ़ेद मरुस्थल वाइट डेजर्ट, ये कक्ष का रन वाला है, क्योंकि यहाँ पर नमक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है कक्ष में, ठीक है ना, और रन जो गुजरात वाला इलाका है उसमें, तो इसलिए उसको व्हाइट मरुस्थल भी बोला जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग कोस्ट लाइन के बारे में, ठीक है। तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तटीय मैदान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है पश्चिमी तटीय मैदान, एक है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इसका निर्माण सागरीय तरंग द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं प्राद्वीपीय नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। सागरीय तरंग मतलब सागर में जो तरंग चलता रहता है वेव, उसके अपर्दन व निक्षेपण के कारण इसका निर्माण होता है। जो प्राद्वीपीय नदी जो अवसाद जो लाती है ना, उसको जमा कर देता है, उसके कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तटीय मैदान ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के निकट स्थित है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट पे पश्चिम घाट हम लोग पढ़ेंगे, तो ये पश्चिम घाट के समानांतर ही चलता है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। इसका विस्तार गुजरात से तमिलनाडु तक होता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट में पहले आप गुजरात की तरफ से आप किधर आइएगा, तो तमिलनाडु की तरफ, तो आपको मिलेगा पहले काठियावाड़ तट, फिर मिलेगा कोंकण तट, फिर मिलेगा कन्नड़ तट, फिर बोलेगा मालाबार तट। ऐसे सजाना भी रहेगा, तो कभी कभी पूछ देगा कि भाई पश्चिमी घाट जो है या पश्चिमी तटीय मैदान है उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ सजा के बताइए। तो सबसे पहले आप काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद है क्या, पश्चिमी तटीय मैदान का वर्गीकरण। गुजरात में इसको कक्षकारण और काठियावाड़ तट बोला जाता है। इनसे ऊपर जाइएगा ना, ये काठियावाड़ तट से ऊपर तो आपको मिलेगा कक्षकारण। उसके बाद कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट को गोवा और मंगलुरु में बोला जाता है, मंगलुरु मतलब कर्नाटक वाला क्षेत्र। मालाबार तट को मंगलुरु से कन्याकुमारी तक बोला जाता है। उसके बाद है क्या, पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर घटती है। अब पश्चिमी तटीय मैदान जो है, जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा तो उत्तर में इसका चौड़ाई ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा तो इसका चौड़ाई कम होता जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पश्चिमी तटीय का मैदान ये एस्टोरी बनाता है। ये भी बताया है कि पश्चिमी तटीय के मैदान, जो पश्चिमी तटीय मैदान है जहाँ से जो भी नदी जाती है वो अरब सागर में गिरती है, वो एस्टोरी बनाता है। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, इधर से जो भी नदी गुजरती है वो डेल्टा बनाती है। मालाबार तट की विशेष आकृति कायाल, कायाल का नाम याद रखिएगा ना, कायाल केरल में ज़्यादा बनता है और ये मालाबार तट पर होता है विशेषकर। जैसे एग्जाम्पल में है इसका पुन्नामदा कायाल। कायाल इसको बैक वाटर भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है ना कि समुद्र का पानी आ जाता है, फिर समुद्र का पानी पीछे हटता है तो इसमें जमा हो जाता है पानी, तो ये हो गया कायाल, ठीक है। और इसी में हर एक साल नेहरू ट्रॉफी भी होता है। ये नौकादौड़ जो नाव होता है इसका रेस होता है और उसको नेहरू ट्रॉफी व लामकाली के नाम से जाना जाता है। ये हर एक साल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देख लीजिए, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ओके। पूर्वी तटीय मैदान में आप जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, आपको सबसे पहले मिलेगा उत्कल तट, फिर आंध्रा तट, फिर कोरोमंडल तट। ये बंगाल की खाड़ी हो गया और ये हो गया पूर्वी घाट और इसी के सहारे हैं। तो आप इधर हैं मतलब नॉर्थ की तरफ है, इधर से साउथ की तरफ तमिलनाडु की तरफ आइएगा तो पहले उत्कल तट मिलेगा, फिर आंध्रा तट मिलेगा, फिर कोरोमंडल तट मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित है। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी जो है इनके बीच में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यह चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। ये पश्चिमी घाट की तुलना में चौड़ा भी है। इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। स्वर्णरेखा नदी से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। देखे भी हम लोग, एक है उत्कल तट, फिर है उत्तरी सरकार, फिर है कोरोमंडल तट। तो उत्कल तट क्या है, तो स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना उसको उत्कल तट याद रखिएगा। उत्कल तट उड़ीसा वाला क्षेत्र में है और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक मतलब महानदी से कृष्णा नदी तक के बीच वाला क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कोरोमंडल क्षेत्र। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। बता चुके हैं कि पश्चिमी मैदान पश्चिमी तटीय मैदान था वहाँ पर एस्टोरी बनाता है नदी और यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। यह उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वीप के बारे में, जो भारत की जो द्वीप है द्वीप समूह उसके बारे में। इस द्वीप समूह को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इस नदी द्वीप को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कि अरब सागर में और दूसरा हो गया कि बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में जो द्वीप है उसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं और जो बंगाल की खाड़ी में उसको अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप में ये जो है ना एक एटॉल है, एटॉल प्रवाल भित्ति है।
इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो एटॉल प्रवाल भित्ति के कारण हुआ है। ठीक है, एटॉल प्रवाल भित्ति क्या होता है? कोरल रीफ जिसको बोला जाता है, ये जैसे समुद्र है और समुद्र के किनारे किनारे, ये जैसे समुद्र है, समुद्र के किनारे किनारे ये पूरा समुद्र हो गया। ठीक है ना, इधर इधर सभी जगह पानी है। ठीक है, और पानी के बीच में ऐसे इसके किनारे किनारे प्रवाल भित्ति कोरल रीफ आ जाता है। ठीक है, और इसी के कारण ये बन जाता है द्वीप, तो इसी को बोला जाता है एटॉल प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप है ये एटॉल प्रवाल भित्ति के कारण इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर 36 द्वीप है और 11 पर ही मानव रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप को एंड्रोट के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अमीनी द्वीप और कोनानोर द्वीप को। ये याद रखिएगा कि अमीनी द्वीप और कोनानोर द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यही लक्षद्वीप के बारे में ही बढ़ते हैं हम लोग। ये जो करावती है ये लक्षद्वीप का राजधानी है। अगत्ती एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो लक्षद्वीप में जो एयरपोर्ट बना गया है वो अगत्ती द्वीप पर बनाया गया है, और कवरत्ती यहाँ की राजधानी है लक्षद्वीप का। उसके बाद है पिट्टी द्वीप, एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, या पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये लक्षद्वीप में है। यहाँ सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोला जाता है, परंतु मिनिकॉय एकमात्र द्वीप है जहाँ पर महल भाषा बोला जाता है। तो मलयालम भाषा मैक्सिमम बोला जाता है, वहाँ महल भाषा भी बोला जाता है। और कौन सा द्वीप पर? मिनिकॉय द्वीप पर। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे साउथ में। इसके बाद आइएगा साउथ में तो आपको मालदीव मिल जाएगा। ठीक है, बिट्रा द्वीप ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है, मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। बिट्रा द्वीप के आसपास बिट्रा द्वीप पर लोग रहते हैं, और ये सबसे छोटा द्वीप है जहाँ पर लोग रहते हैं। 9 डिग्री चैनल मेनिकॉय और शेष लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जाइएगा तो आपको मिनिकॉय और जितना भी लक्षद्वीप है सबको अलग करता है, और 8 डिग्री यही मिनिकॉय और मालदीव को अलग करते हैं, क्योंकि सबसे साउथ में जो है लक्षद्वीप का वो मिनिकॉय ही है। मिनिकॉय के नीचे जाइएगा तो 8 डिग्री चैनल आएगा, 8 डिग्री चैनल के बाद आपको मालदीव मिल जाएगा। यहाँ टूना नामक मछली पाया जाता है, ये बात याद रखने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे। लक्षद्वीप में 36 गो द्वीप था टोटल, जिसमें से 11 गो रहने लायक था। यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 572 द्वीप है। ये 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह समुद्र में जलमग्न पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, रीची द्वीप समूह एवं लवरिंथ द्वीप समूह यहाँ की प्रमुख द्वीप है। एक नाम याद रखिएगा, रीची द्वीप का, और लवरिंथ द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आप लगाइएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, कुछ द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी हुआ है, जैसे बैरन द्वीप। यहाँ पर एकमात्र एक ऐसा द्वीप है जो बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी के कारण निर्माण, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है भाई? तो ये निकोबार द्वीप पर है। अंडमान निकोबार में अंडमान नहीं लगा दीजिएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये निकोबार पर है, सक्रिय है, बैरन द्वीप है और ज्वालामुखी के कारण निर्माण हुआ है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये बात भी ध्यान रखने वाला है। अब जैसे अंडमान द्वीप और निकोबार दो द्वीप समूह से मिलकर अंडमान और निकोबार बना हुआ है। तो पहले अंडमान की बात कर लेते हैं। अंडमान में आप कहाँ से कहाँ आइएगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ। आप अंडमान द्वीप में उत्तर से दक्षिण की तरफ आइएगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान, फिर मिलेगा मध्य अंडमान, फिर मिलेगा दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। और निकोबार द्वीप में जाइएगा तो मिलेगा कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है भाई अंडमान निकोबार की? तो पोर्ट ब्लेयर है। अब जो है इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार ये अंडमान पर स्थित है, और दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है श्री विजयपुरम, जो पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की ये राजधानी है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंचा चोटी है या पीक है उसका नाम सैडल पीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, अब कुछ चोटी है, इसका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले सैडल पीक अभी है कि उत्तरी अंडमान पर है और सबसे हाईएस्ट है। कितना है भाई? 338। ठीक है, उसके बाद है माउंट डिओवली, मध्य अंडमान पर है। माउंट कोयोबा दक्षिणी अंडमान पर है। उसके बाद है माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार पर है। मतलब निकोबार पर एकमात्र है कौन सा? माउंट थुलियर। और उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान इधर याद रखिएगा। ऊंचाई के आधार पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ऊंचाई के आधार पर पहले सैडल पीक जाइएगा, सैडल पीक के बाद आप माउंट थुलियर जाइएगा, माउंट थुलियर के बाद माउंट डिओवली, उसके बाद माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो का हाइट सबसे कम है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान। जैसे उत्तरी अंडमान है इसके थोड़ा सा पूर्व में जाइएगा ना तो आपको नारकोंडम मिलेगा, और नारकोंडम द्वीप है एक, नारकोंडम सुसुप्त, तो ये भी ज्वालामुखी के कारण भी इसका निर्माण हुआ है। जैसे बैरन द्वीप के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बैरन द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है,
और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, ठीक है। उसी प्रकार से नारकोंडम जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, कि बहुत दिन से इसमें विस्फोट नहीं किया गया है, नहीं हुआ है, और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। उसके बाद 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यह द्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अंडमान निकोबार से जो सबसे नज़दीक द्वीप है वो कौन सा है, तो सुमात्रा है, और इसको 6 डिग्री चैनल अलग करता है। ओके, इसको ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल है, तो 6 डिग्री चैनल के बारे में ध्यान रखिएगा। डंकन पास, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है, डंकन पास। उसके बाद है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में जो निकोबार है, निकोबार में भी सबसे दक्षिणी वाला, सबसे साउथ में जो है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में एक छोटा सा पॉइंट है सबसे साउथ की तरफ, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ से उसके जस्ट नीचे से 6 डिग्री चैनल गुजरती है, और 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को अलग करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर प्रमुख जनजाति भी है, जिसका नाम याद रखिएगा आप, जारवास, सैम्पेन और सेंटिनेल। तो जारवास, सैम्पेन और सेंटनलीज, इसका नाम याद रखिएगा। 2014 में जो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, पहली बार सैम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। बताइए, देश कब आज़ाद हुआ और 2014 में पहली बार वहाँ की जनजाति ने मतदान में भाग लिया। और भी हमको लगता है पूरा जनजाति नहीं भाग लिया होगा। उसके बाद दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप के कुछ द्वीपों का नाम में परिवर्तन किया गया था। इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो याद क्या रखिएगा, जैसे रॉस द्वीप है, इसका नाम बदल के नेता सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो 3 द्वीप मतलब आइलैंड जो 3 को था, 3 पीस, उन तीनों का नाम चेंज कर दिया गया। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हॉलैंड और हवलिक द्वीप, ये 3 है। तो रॉस द्वीप जो है उसका नाम बदल के नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम पर रख दिया गया। नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया, और हैवलिक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया। और अंडमान निकोबार में जब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे इसका कहानी कैसे है, कि पहले जापान का अधिकार था, जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दे देता है, फिर वहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है, और फिर ये भारत का भाग कैसे बनता है। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, ये चैप्टर खत्म होता है। सभी लोगों को थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।